Hello everyone, welcome back to the series of business analysis. I am Rashmi Rawat, business analyst and tutor at DecTech. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस एनालिस्ट के क्या फंडामेंटल्स होते हैं, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है और प्रोजेक्ट में क्या रोल होता है. टुडे फ्रॉम दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग अबाउट द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कि स्टेक होल्डर क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करेंगे. स्टेक होल्डर आर बेसिकली बैकबोन ऑफ आवर प्रोजेक्ट. अगर आप स्टेक होल्डर को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट हाफ बैटल जीत चुका होता है. सो लेट्स एक्सप्लोर इन द डिटेल विद द कंटेंट फर्स्ट. So these are the list of all the contents that we will discuss further. First is about the introduction to stakeholder management. Second is who are stakeholders, type of stakeholders, importance of stakeholder management, a role of BA in stakeholder management, how to identify, analyze and engaging the stakeholders. We will know about the common challenges in stakeholder management, then handling difficult stakeholders, then communication in stakeholder management, best practices for the BA, what mistakes to avoid in stakeholder management, and then we will take an example for a real world case, and final one will be a summary. In that we will discuss about what we have learned so far. We will discuss in detail. स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का मतलब होता है उन सारे लोगों को मैनेज करना जो कि प्रोजेक्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं. जैसे डेवलपर चाहता है क्लीन कोड, यूज़र चाहता है फास्ट परफॉर्मेंस और बिजनेस टीम एक्स्ट्रा फीचर्स को पुश करना चाहती है. तो इन सब की एक्सपेक्टेशन को अलाइन करने के प्रोसेस को ही कहते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट्स एंड एंश्योर द प्रोजेक्ट डिलीवर ऑन द टाइम. अब बात करते हैं हु आर द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं. स्टेक होल्डर कोई भी सिंगल ग्रुप और सिंगल मेंबर्स हो सकते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट में अफेक्टेड होते हैं, जैसे एंड यूज़र्स, क्लाइंट्स, वेंडर्स, मैनेजमेंट टीम एंड मैनी मोर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ टाइप ऑफ स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर को कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्टेक होल्डर के 4 टाइप्स होते हैं, जैसे इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं कस्टमर्स, रेगुलेटर्स, क्लाइंट्स, वेंडर्स. एंड प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट में अफेक्टेड होते हैं. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. इवन द बेस्ट प्रोडक्ट कैन फेल अगर हमारा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अच्छे से अलाइन नहीं है. सपोज़ करो एक बोट में 4-5 लोग एक साथ मूव कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो आपको पता है उस कंडीशन में बोट आगे मूव नहीं होगी और शोर तक नहीं पहुंच पाएगी. इसी तरह बिजनेस एनालिसिस में क्या होता है, अलग अलग टाइप के स्टेक होल्डर्स आते हैं और अलग अलग टाइप के स्टेक होल्डर्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल डिलीवर नहीं हो पाएगा. तो इसी को अलाइन करने के लिए स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है फॉर द बिजनेस एनालिस्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द रोल ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट इन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है क्लाइंट की साइड से रिक्वायरमेंट लिसन करना एंड डेवलपमेंट टीम को उस रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझाना. सपोज़ करो आपके पास 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एक स्टेक होल्डर को इंग्लिश आती है और एक को स्पेनिश आती है. तो आप एक एज अ बिजनेस एनालिस्ट अपना रोल प्ले करते हो, इंग्लिश टू स्पेनिश में कन्वर्ट करते हो और स्पेनिश को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो. तो दोनों स्टेक होल्डर को आपस में कम्युनिकेट करने का काम एक बिजनेस एनालिस्ट का होता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. So basically the major responsibility of a business analyst is identify and classify the stakeholders. We need to understand the goals and the pain point of the stakeholders. It facilitates the communication between business and technology. जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि बिजनेस टीम और डेवलपमेंट टीम के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम बिजनेस एनालिस्ट का होता है और इन्हीं चीज़ों का अलाइन करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. अब बात करते हैं कि हमें स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना चाहिए. सपोज़ करो आप एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो और आप अपने एक बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट करना ही भूल गए हो. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होगी. आपका फ्रेंड आपको मैसेज करेगा कि उसने आपको इनवाइट नहीं किया है. तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
सेकंड आता है हम किस किस टूल्स के थ्रू हम इसको जनरेट कर सकते हैं, लाइक यूजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स, चार्टर्स, टीम इनपुट्स, वी कैन शेड्यूल द मीटिंग्स, वी कैन वर्क ऑन द रेगुलर डेमोज, सो वी कैन आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स. We need to ask who benefits, who impacted, who approves the project, and missing key stakeholder early can failure the project. अगर हम कोई भी एक स्टेक होल्डर को मिस करते हैं तो इनिशियली तो प्रोजेक्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट आफ्टर सम टाइम प्रोजेक्ट में इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू एनालाइज द स्टेक होल्डर्स. अब बात करते हैं कि वर्ल्ड में अलग अलग टाइप के लोग हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं. प्रोजेक्ट में भी अलग अलग टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बेकार होते हैं. तो इन सबको एनालाइज कैसे करना है वो हम डिसाइड करेंगे. तो नॉट एवरी पर्सन इन अ प्रोजेक्ट हैज़ इक्वल फ्लुएंस, सम कैन अप्रूव फंडिंग वाइल अदर जस्ट गिव फीडबैक. सो देयर आर 4 टाइप ऑफ कैटेगरी, फ्रॉम दैट वी कैन कैटेगराइज द स्टेक होल्डर्स. फर्स्ट आता है हाई पावर हाई इंटरेस्ट. मीन्स मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. किसी क्लाइंट के पास या किसी स्टेक होल्डर के पास एक अच्छा बजट है, अच्छी रिक्वायरमेंट है, अच्छा इंटरेस्ट है, ये तीनों चीज़ें एक साथ एक ही क्लाइंट में हैं. तो हमें उस कंडीशन में बहुत अच्छे से मॉनिटर करना होगा, बहुत अच्छे से हमको अपना रिस्पांस देना होगा. सपोज़ करो हमें अच्छे से रिक्वायरमेंट गैदर करनी पड़ेगी, हमें डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम पे रिस्पांस करना पड़ेगा, मीटिंग शेड्यूल करनी पड़ेगी, डेमोज दिखाने पड़ेंगे. सेकंड आता है लो पावर लो इंटरेस्ट. मींस क्लाइंट के पास बजट नहीं है, रिक्वायरमेंट अच्छे से क्लियर नहीं है, तो हमें उस कंडीशन में सिर्फ उस क्लाइंट को सिर्फ मॉनिटर करना है, अपने डेमोज प्रोवाइड करने हैं, ज़्यादा देर तक एंटरटेनमेंट नहीं देना है उसे, क्योंकि हमें पता है वो क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट नहीं है. थर्ड टाइप होता है हाई पावर लो इंटरेस्ट. मतलब क्लाइंट के पास बजट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके पास रिक्वायरमेंट अच्छे से क्लियर नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि किस तरीके से प्रोडक्ट डेवलप करना है. फोर्थ आता है लो पावर हाई इंटरेस्ट. तो इन दिस कंडीशन वी नीड टू कीप सेटिस्फाइड टू द क्लाइंट. हमें अपनी साइड से जितने भी असेट्स होते हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए एक लिमिटेड टाइम रेंज के अंदर. फोर्थ आता है लो पावर हाई इंटरेस्ट. मतलब क्लाइंट के पास एकदम एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, बट उसका बजट काफ़ी कम है. अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपनी स्टाफ अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें उस प्रोजेक्ट का मैनेज करना होता है. अगर हम उस बजट में उस काम को कर सकते हैं तो वी कैन टेक द प्रोजेक्ट फ्रॉम दैट क्लाइंट इन मिनिमम बजट ऑल्सो. सो ये होते हैं कि हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं किसी भी एक स्टेक होल्डर को. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, इनिशियल फेज़ होता है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए, कि स्टेक होल्डर किस तरीके से आइडेंटिफाई होना चाहिए, एनालाइज होना चाहिए और उस प्रोडक्ट को रिसीव करना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंगेजिंग द स्टेक होल्डर. चलो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज़ करो आपने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है, आपने सब मेंबर्स को इनवाइट किया है एक्सेप्ट मेन मेंबर. आपकी पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, आपको केक वगैरह मिल जाएंगे, गिफ्ट्स मिल जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा. लेकिन वो जो मेन मेंबर है जिसको आपने इनवाइट नहीं किया है, वो पार्टी कंप्लीट होने के बाद डिसअपॉइंटमेंट फील करेगा और आपसे डिस्कस करेगा कि आपने उसको इन्वाइट क्यों नहीं किया है. सेम प्रोसेस होता है बिजनेस एनालिसिस में. स्टेक होल्डर को अटेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे उसका बजट कम हो, चाहे इसकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हो. हमारा काम होता है कि हम उसे हर एक रिक्वायरमेंट, हर एक असेट, हर एक प्रपोज़ल, हर एक डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रोवाइड करें. इससे क्या होता है, हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्लाइंट को लगता है कि हम इंटरेस्टेड हैं और हम आगे काम करना चाहते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट को उस टाइम पे अपना बजट और रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है, बट हो सकता है कुछ टाइम बाद सेम क्लाइंट के पास अच्छा प्रोजेक्ट हो विद गुड बजट. सो हमें हर एक स्टेक होल्डर को अटेंशन देनी है. तो ये काम होता है इंगेजिंग द स्टेक होल्डर्स. अब इन सबको करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम इंगेज कर सकते हैं किसी भी स्टेक होल्डर्स को. जैसे वी कैन डू सम रेगुलर मीटिंग्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग्स, वर्कशॉप्स एंड मैनी मोर. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ कॉमन चैलेंजेस इन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. अब तक के थ्रेड में आपने समझ लिया होगा कि स्टेक होल्डर को किस तरीके से मैनेज करना है, आइडेंटिफाई करना है और एनालाइज करना है. बट यहाँ पे कुछ कॉमन चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे इट कन्फ्लिक्टिंग द प्रायोरिटीज़, रेजिस्टेंस टू चेंज, पुअर कम्युनिकेशन एंड अनक्लियर कम्युनिकेशन एंड सम हिडन स्टेक होल्डर्स. मीन्स कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका बजट अच्छा होता है, रिक्वायरमेंट अच्छी होती है, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है. तो ये चैलेंज हमको बहुत फेस करना पड़ता है. अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं. आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप करना चाहते हैं,
आपका एक फ्रेंड बोल रहा है कि उसको एडवेंचर चाहिए और आप चाहते हो कि आपको रिलैक्सेशन चाहिए, तो इस केस में वो ट्रिप स्पॉन्सर नहीं होगी। तो इस केस में हमको प्रायोरिटाइज सेट करनी पड़ेगी कि हम ऐसी कौन सी जगह जा सकते हैं जहाँ पे रिलैक्सेशन भी हो और एडवेंचर भी हो। तो दोनों के म्यूचुअल डिस्कशन के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको किस जगह जाना चाहिए जहाँ एडवेंचर और रिलैक्सेशन दोनों चीज़ मिल सके। सेम प्रोसेस होता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में। क्लाइंट क्या बोल रहा है उसकी बातों को समझना। क्लाइंट की अगर कम्युनिकेशन पुअर है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा काम भी हो जाएगा और क्लाइंट का भी काम हो जाएगा। तो इन सबको मैनेज करने का काम ही होता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो इस सिचुएशन में हमें चीज़ें प्रायोरिटी पे सेट करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ें हमें पहले करनी है और कौन सी चीज़ें बाद में करनी है। कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं इन कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए। वी नीड टू लिसन एक्टिवली and acknowledge all the concerns that comes from the stakeholder. We need to provide clear back-end explanation. We need to stay professional and neutral. हमें बहुत कामली स्टेक होल्डर को मैनेज करना है, हाइपर नहीं होना है किसी भी तरीके से, स्टेक होल्डर की बात को काफ़ी अच्छे से सुनना है और अप्रोप्रिएट सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन इन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। अब मैं बात करती हूँ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में किस किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप अपनी फ्रेंड से अलग तरीके से बात करते हो, अपने बॉस से अलग तरीके से बात करते हो, ऐसे ही स्टेक होल्डर के टाइप्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो हमें हमेशा स्टेक होल्डर के कम्युनिकेशन में स्टेक होल्डर की लैंग्वेज में ही हमेशा बात करनी चाहिए। वी नीड टू डिसाइड फर्स्ट हाउ, व्हेन एंड व्हाट कम्युनिकेट टू द टीम। मीन्स स्टेक होल्डर से किस तरीके से बात करनी है, डेवलपमेंट टीम से किस तरीके से बात करनी है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टेक होल्डर से बात करने के लिए आपको थोड़ा प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है और डेवलपमेंट टीम से बात करने के लिए आप थोड़ा न्यूट्रल वे में बात कर सकते हैं जिससे उसको रिक्वायरमेंट क्लियर समझ में आए। लेकिन आप स्टेक होल्डर के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, मीन्स क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अनप्रोफेशनल बिहेवियर करें उसके साथ। उनके साथ हमेशा प्रोफेशनल बिहेवियर करें। कोई भी मीटिंग अगर आप किसी क्लाइंट के साथ ले रहे हो तो बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन किसी भी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। नाउ वी विल फोकस ऑन टॉप BA प्रैक्टिसेस फॉर द stakeholder management. A good BA is like a good teacher. We need to have some clear communication, have some patience, and able to keep everyone engaged with the students. We need to identify involve stakeholder earlier. जितना जल्दी हम स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उतना जल्दी हमारा प्रोजेक्ट कन्वर्ट होगा। उसके अलावा बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द रिस्क एंड द प्रोग्रेस। डॉक्यूमेंट ऑल रिक्वायरमेंट एंड एग्रीमेंट क्लियरली। इट विल ट्रस्ट थ्रू एम्पैथी एंड द नेगोशिएशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए जब हम किसी भी स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फॉरगेटिंग टू कंसिडर स्टेक होल्डर इज़ लाइक फॉरगेटिंग अ सॉल्ट इन अ डिश। सब कुछ परफेक्ट होता है बट वो पर्टिकुलर डिश एक अच्छा टेस्ट नहीं देगी। एज्यूमिंग नीड्स विदाउट वैलिडेशन। कोई भी प्रोजेक्ट में हमें खुद से एज्यूम नहीं करना है। सबसे पहले स्टेक होल्डर मीन क्लाइंट से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, कंफर्मेशन लेनी है। आफ्टर द वैलिडेशन हम सबको सारा प्रोसेस प्रोसीड करना पड़ेगा। थर्ड इज़ लेट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जितने भी मिस्टेक्स और कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं वो हमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। लेट रिप्लाई होगा तो प्रोजेक्ट भी टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाएगा और टाइम पे रिसीव नहीं हो पाएगा। इग्नोरिंग लेस विजिबल स्टेक होल्डर्स। किसी भी स्टेक होल्डर को हमें इग्नोर नहीं करना है, टाइम टू टाइम अटेंशन देनी है, कीप इन्फॉर्म करना है। ओवरलोडिंग विद डिटेल्स। स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा टाइम के लिए हमें फोकस नहीं करना है, बार बार फॉलोअप्स नहीं लेने हैं, कुछ टाइम के लिए हमें वेट करना है और जब तक स्टेक होल्डर रिप्लाई नहीं करता तब तक हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए किसी भी एक प्रोजेक्ट में। अब इस पूरे सेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक टेलीकॉम कंपनी ने मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द रिचार्ज लॉन्च किया। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, डिज़ाइन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, टेस्टिंग हुई, स्टेक होल्डर्स इंगेज हुए इजीली, सारा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। बट पूरे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम ने यूज़र सपोर्ट से कोई डिस्कशन नहीं किया। अब कस्टमर्स उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, क्वेरीज जनरेट कर रहे हैं, बट कस्टमर सपोर्ट टीम का कोई रोल नहीं आ रहा है। उन्हें नहीं पता कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से चलेगा, क्या इसका यूज़र फ्लो है। तो इस बात से हमें समझ में आता है कि हर एक स्टेक होल्डर का किसी भी प्रोजेक्ट में इंगेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यूज़र्स एप्लीकेशन पे आएंगे, अपनी क्वेरी जनरेट करेंगे,
बट प्रोजेक्ट टीम जो है वहाँ पे यूज़र सपोर्ट टीम जो है वो क्लूलेस है, तो एप्लीकेशन की रेटिंग कम होगी, फीडबैक गलत मिलेगा तो प्रोडक्ट लॉस हो जाएगा। तो ये मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है किसी भी हाल में। So quickly we will overview that we have learned so far. First is stakeholder can break or make a project. B, ensure everything is aligned. Good management is a successful delivery. And a project without stakeholder management is like a cricket team without coordination. Even good players can lose the match. You need to keep inform the stakeholder in your project. I hope you enjoyed the learning of stakeholder management. If you have any queries or doubts, you can raise it in the comment section. In the next session, we will discuss about the mastering requirement gathering techniques. So stay connected with me and the DeckTech. Thank you so much for watching this video. Keep learning, keep growing with me.